हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड पैरामीटर्स देख रहे थे और बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने बॉन्ड लेंथ और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल को कल अच्छे से डिस्कस किया था। कौन कौन से फैक्टर थे जो अफेक्ट कर रहे थे बॉन्ड एंगल को और बॉन्ड लेंथ को, वो भी हमने देखा था। ठीक है, और आज हम लास्ट अपने पास बचा हुआ था कौन सा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है और साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, हालांकि बॉन्ड एनर्जी के बारे में अपने को पता है कि जितना बॉन्ड को तोड़ने में, वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक जैसे कि हम लोग पढ़े थे लैटिस एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो जैसे क्या पढ़े थे कि लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंड लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। उसी प्रकार से बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि बॉन्ड को बना। ठीक है, बॉन्ड बना तो बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बना तो स्टेबिलिटी आई, और स्टेबिलिटी आई तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगा, जनरली रिलीज करता है। ठीक है, तो एक टाइप का तो ये हो गया एंड सेकंड, और इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। तो दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डिसोसिएशन। यानी कि जब हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग अपना टॉपिक को बढ़ाएंगे। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी देख लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी भी क्या बोले थे, बॉन्ड एनर्जी अभी क्या बोले, बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉन्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। आई बात समझ में? तो इसको दोनों को देखते हुए एक एक करके चलते हैं और क्या क्या एग्जांपल्स है वो भी देखते हैं और समझते हैं कैसे हो रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी करके भी लिखते हैं, बीई। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाता है, बी। ठीक, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी में बी डिफाइंड एज, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी may be defined as, ठीक है, defined as, तो ये दो तरीके से हो जाएगा। सबसे पहला वाला जो होगा ए, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्या लिखेंगे, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज when any bond is formed। ठीक है, कोई भी बॉन्ड यदि फॉर्म हो रहा है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इज नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा वाला जो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, तो ये क्या होता है, एनर्जी, उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज, और इसमें क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड to dissociate any bond is known as, ठीक है, any bond is known as, क्या हो जाएगा, bond dissociation एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहेंगे। आई बात समझ में? ये दो तरीके से हो गए। अब कैलकुलेशन ऑफ रिलीज एनर्जी, ध्यान में रखना यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ रिलीज एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिलीज एनर्जी यानी कि जो एनर्जी निकल रहा है उसका कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिलीज एनर्जी इज मोर डिफिकल्ट than dissociation energy।
ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि ये वाला एनर्जी रिलीज किसमें हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कितना एनर्जी निकलेगा ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है एज कंपेयर टू बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी कि उसको तोड़ने में हमको कितना एनर्जी लगेगा। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखना। therefore energy of bond is calculated, therefore dissociation energy of bond is calculated and is assumed as bond energy or bond formation। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, हर बात समझ में। कहने का मतलब ये हो गया कि रिलीज वाला को हम लोग को निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, किससे, डिसोसिएशन एनर्जी से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिसोसिएशन वाला एनर्जी है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि therefore dissociation energy of bond is calculated and assumed as bond energy and bond formation। कहने का मतलब हो गया सिंपल सा कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन वाला एनर्जी रहेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम लोग किस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के तरीके से। ठीक है, यानी कि हम लोग दोनों को एक मान करके चलते हैं। बात समझ में आया। ये चीज थोड़ा सा हम लोग आप देखे होंगे जब हम लैटिस एनर्जी समझा रहे थे, तो वहीं पे लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंड लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन, तो उस तरीके से भी हम लोग थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जो एनर्जी निकल रहा है उतना एनर्जी लग रहा है, वही वाला चीज यहाँ पे क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। अब यदि हम केस 1 की बात करें, इसमें केस 1, ठीक है, केस 1 कहता है इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आया बात समझ में, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये चीज वहां पे देखने को मिलेगा किस केस में, डाई एटॉमिक फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें तो N2O2H2, एग्जांपल N2O2H2F2। ठीक है, यानी कि ये इनका क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा, N2 का, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और ये हो जाएगा O2 और ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा F2। सबसे पहले तो अभी तो हम लोग केवल फैक्टर अभी नहीं देख रहे हैं, केवल हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जस्ट बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें ये वाला है N2 का सबसे ज्यादा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा भी समझ सकते हैं। O2 का डबल बॉन्ड है, H2 और F2 के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें फ्लोरीन में क्या पाया जाता है आपका, लोन पेयर भी। 3 लोन पेयर जो होता है वो एक फ्लोरीन कंटेन किए हुए रहता है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि दोनों फ्लोरीन के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा, काफी अच्छा खासा रिपल्सन होगा, तो उसके बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आई बात समझ में। खैर फैक्टर्स में भी हम लोग डील करेंगे। केस 2 फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, केस 2 की यदि हम बात करें तो ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि हम बात करें CH4, एग्जांपल की तरह हम क्या ले लेते हैं, C, ये H, ये H, ठीक है, H और ये H, CH4 मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी आपका होता है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी 99, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू 99.5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, और ये किसका है आपका, तो C और H बॉन्ड के बीच का, यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल जो डेटा लिखते हैं वो सारा एक्सपेरिमेंटल रहता है, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी आपका कितना इसका आ रहा है। ठीक,
थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डी से, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? डी से। इज दैट क्लियर? ऑफ इंडिविजुअल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑफ इंडिविजुअल, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंडिविजुअल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज गिवन बिलो, ठीक है, दिया हुआ रहेगा नीचे में, क्लियर है? तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? जैसे कि हम बात कर रहे हैं D ऑफ CH3H, ठीक है, D ऑफ CH2H, ठीक है, D ऑफ CHH एंड D ऑफ C एंड H। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी कि CH3 के साथ यदि ये CH4 वाला यदि रहे, CH2 यानी इधर किसी के ना साथ कार्बन का क्या होगा? बॉन्ड होगा, कोई और होगा। और D क्या है आपका? थ्योरेटिकल बॉन्ड डिसोसिएशन वैल्यू, थ्योरेटिकल बॉन्ड डिसोसिएशन वैल्यू। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो वैल्यू आते हैं वो क्या आते हैं बेटा? एक का आता 102, ठीक है, 102, 105, 108 एंड यहाँ 83, ओनली 83। और ये क्या है? किलो कैलोरी, ठीक है, के कैलोरी पर मोल में, ठीक है, कैलोरी पर मोल में, ठीक है, कैलोरी, ठीक है, पर मोल में, कैलोरी पर मोल में। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। आ रहा बात समझ में? अब यदि हम बात करें थोड़ा सा, एक सेकंड यहाँ मिटाना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है सारा, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हेंस बॉन्ड एनर्जी पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन is equal to 198 upon 398 upon 4 is equal to 99.5 किलो कैलोरी, ठीक है, पर मोल। बोलिए बात समझ में आया क्या? अब इस चीज को समझना है। ये CH3 जो है ना, ठीक है, सबसे पहले क्या किया? बॉन्ड किसके किसके बीच में थ्योरेटिकल लिया गया है? ये CH3 और ये H के बीच में केवल, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ऐसा समझेंगे तो ये आया है, ठीक है। अब इसका यदि निकल गया है तो इसके साथ मतलब कि ये वाला CH2 और केवल इसके बीच में लिया गया तो उसका ये आया है। अब इन दोनों का भी निकल गया तो किसके बीच में लेगा? केवल C और H के बीच में केवल लेगा, तो उसके लिए ये वाला आया है। लास्ट में केवल कार्बन और हाइड्रोजन के लिए, तो उसके लिए ये वाला बॉन्ड एनर्जी आया है। तो हर एक के लिए अलग अलग आ रहा है थ्योरेटिकल में, लेकिन क्या कर दिया है? सबको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद क्या आ गया आपका? देख रहे हैं यहाँ पे 100, 200, 300 तो ऐसे ही आ रहा, 300 और ये 83 और सारा कुछ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 398 और डिवाइड कैसे कर दिए? 4 से, तो फाइनली क्या आ गया? 99.5 किलोजूल पर मोल। तो ये बॉन्ड एनर्जी है पर कार्बन हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जितना बॉन्ड एनर्जी लगेगा ये पर यानी कि सिंगल का, ठीक है। आया बात समझ में? और ये क्या है? थ्योरेटिकल
ध्यान में रखना ये क्या है आपका थ्योरेटिकल, जिस तरीके से ये निकाला हुआ है, एज्यूम किया गया है वो। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो डी, ठीक है, ध्यान में रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम लोग डी भी कहे हैं ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थ्योरेटिकली, ठीक है, डी जो रहता है इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से भी ये मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अकाउंट में रख करके भी ये होता है। बात समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन को भी अकाउंट में रख करके ये होता है। ये चीज क्लियर हुआ आपको? तो ये एक नया पॉइंट यहाँ पे मिला जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, इज दैट क्लियर? कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को क्या करेंगे बेटा? यस, अफेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा, मतलब कौन कौन से फैक्टर है ये पहले हम लिखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये जो आएगा वो क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तीसरा आपका आएगा एटॉमिक साइज, ठीक है, चौथा आएगा बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक, पांचवा आएगा रेजोनेंस, ठीक है, छठा आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यहां हम लिखे हैं AB और बाद में हम 3 4 चालू कर दिए हैं, 1 2 लिख देते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ एक्सक्यूज मी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो ये 6 फैक्टर हैं जो कि किसको इफेक्ट करते हैं आपका? यस, इफेक्ट करते हैं आपका बॉन्ड एनर्जी को। आ रहा बात समझ में? कौन कौन से 6 फैक्टर है? फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जरूरी है क्योंकि इससे बॉन्ड का स्ट्रेंथ का पता चलता है अपने को, बॉन्ड ऑर्डर, इससे भी बॉन्ड के स्ट्रेंथ का पता चलता है, एटॉमिक साइज, इससे भी बॉन्ड के स्ट्रेंथ का पता चलता है, साथ ही साथ बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, कितना पोलर है। आ रहा बात समझ में? कितना पोलर है, पोलैरिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े, ठीक है, यानी कंपाउंड जब देख रहे थे तो कितना पोलर है। रेजोनेंस, उसमें रेजोनेंस है या नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि कई सारी चीजों को, कई सारे एस्पेक्ट को क्या करता है, वो बदल के रख देता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, जाहिर सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन से उसके ज्योमेट्री पता चलता है, साथ ही साथ ये भी अपने को समझ में आता है कितने लोन पेयर हैं, कितने क्या हैं, ठीक है, और आखिरी तो वो लिख ही दिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे जो 6 फैक्टर, 7 फैक्टर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फर्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आया बात समझ में? क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसमें कहता है कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस के, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं BE इज डायरेक्टली टू डेल EN, ठीक है। BE इज डायरेक्टली टू डेल EN, ये भी आप याद रख सकते हैं। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही हम कह सकते हैं एक तरह से वो बॉन्ड जो है वो आयोनिक होते चला जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता है कि आयोनिक कैरेक्टर का क्या होता है, क्रिस्टल होता है, बनता है ना क्रिस्टल, NaCl का, ठीक है, KCl का, ये सब का क्या बनता है बेटा, क्रिस्टल बनता है। और क्रिस्टल तो आपको पता ही है मजबूत होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा उसमें क्या बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे Na और Cl, NaF, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हाई है। Na चूंकि क्या है आपका मेटल है, और मेटल में भी कौन सा है, अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है। जबकि फ्लोरीन की या क्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और डिफरेंस ज्यादा होगा तो इनमें आयनिक कंपाउंड, आयनिक कैरेक्टर जो होंगी वो बहुत ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फिर कह सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या ये सब जो रहता है वो ज्यादा रहता है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उससे हम रिलेट कर रहे हैं। यानी एक तरह से आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको बॉन्ड को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो काफी हाई होगा। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से समझ में आता है। दूसरा, अब इसमें एग्जांपल हम लिख देते हैं। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं HF, ठीक है, HF, HCl, ठीक है, HBr, ठीक है, HI। अब इसमें जो है बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा, HF की ज्यादा होगा या HI का? यस, HF का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन तो फिक्स है, हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया, तो उसका आप कुछ भी एज्यूम कर लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का होता है 4, तो डिफरेंस भी ज्यादा और आयोनिक कैरेक्टर भी ज्यादा, और साथ ही साथ बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। दूसरा की यदि हम बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज तो सिंपल सी चीज है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, ठीक है। दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं, वही बॉन्ड ऑर्डर है आपका। तो जितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसका दूरी क्या होता है, ज्यादा होता है। पहले ही पता है कि सिंगल बॉन्ड थोड़ा दूर दूर, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है तो थोड़ा सा नजदीकी और बढ़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड में थोड़ा सा नजदीकी और बढ़ेगा, यानी कि डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये तो पहले से पता है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली किसका है, बॉन्ड एनर्जी का। तो अपना बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी जो होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ही ज्यादा अपने को क्या लगेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। BE इज डायरेक्टली टू BO, ठीक है, BE इज डायरेक्टली टू BO। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। तीसरा, ये तो दूसरा हो जा रहा था। तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा हो जा रहा है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। और ये बेटा क्या होगा, इनवर्सली। ये क्या होगा, इनवर्सली, समझेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली टू किसका हो जाएगा, एटॉमिक साइज, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली टू एटॉमिक साइज। बात समझ में आया, एटॉमिक साइज। अब समझेंगे, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्या उनके बीच में रिपल्सन भी होगा, यस होगा। अब रिपल्सन होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और दूर जाना चाहेंगे तो उस कंडीशन में उनका बॉन्ड जो होगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा तो हम उसको तोड़ आसानी से सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज रहेगा उतना ही कम अपने को देना पड़ेगा क्या, बॉन्ड एनर्जी। आप इसको और अच्छे से समझें। जैसे कि यदि हम बात करें कार्बन का, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम यहाँ पे कार्बन, ठीक है। उसके बाद ये आ जा रहा है कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये आ जा रहा है आपका कार्बन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो इसका यदि ये वाला एग्जांपल हम बॉन्ड ऑर्डर में लिख देंगे। एक सेकंड, इसका एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, जगह कम बचा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी बेटा इसी में ज्यादा होगा।
क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका ज्यादा है। और एक्सपेरिमेंटल भी यदि डेटा देखिएगा तो ये वाला का जो होता है वो 79 किलो कैलोरी होता है, ठीक है, 79 किलो कैलोरी होता है। इसका आपका हो जाता है 143, ठीक है, 143, और इसका आपका हो जाता है डेटा जो है वो 199, ठीक है, किलो कैलोरी में ही सारा। तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं। वही आपका बॉन्ड एनर्जी की यदि हम बात करें, सॉरी एटॉमिक साइज की बात करें, तो एटॉमिक साइज में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये ले लेते हैं, या फिर इसके जगह ले लेते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, या ले लेते हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो अपने को पता है अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, और साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो काफी ज्यादा होता है, और वो, ठीक है, वो काफी ज्यादा रहेगा, और कार्बन नाइट्रोजन का कम रहेगा, ठीक है। और ये इस प्रकार से ऑर्डर आपको देखने को मिलता है, ये इस प्रकार से आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन बस है एक जगह हैलोजन में, वो ध्यान में रखेंगे। एक्सेप्शन एक जगह कहां पे है, हैलोजन में, उसको बस ध्यान में रखेंगे, बता भी देते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये वाला चीज हो गया। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है तीसरे वाले पॉइंट में। हाँ भाई, एक्सेप्शन आता है हैलोजन में, हैलोजन में एक्सेप्शन आता है, किसमें, हैलोजन में। तो हैलोजन में आपका क्या हम लोग देख लेंगे, सबसे ज्यादा होता है हैलोजन के केस में बॉन्ड एनर्जी Cl का, ठीक है, Cl का ज्यादा होता है, देन उसके बाद Br का होता है, देन उसके बाद F का होता है, ठीक है, F का होता है, देन उसके बाद I का देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में ही रखना है, एक्सेप्शन केस यहाँ पे आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग, अच्छा इसमें कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल, और अच्छा ठीक है, अदर एग्जांपल देख सकते हैं। अदर एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, सल्फर के बीच में ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है, कार्बन का ज्यादा होगा किससे, सिलिकॉन से, और इसका ज्यादा होगा किससे, जर्मेनियम से। तो ये कुछ अदर एग्जांपल्स है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं चौथे पे, फोर्थ पे। तो फोर्थ अपना क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी यानी कि पोलर इन नेचर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का आना। तो बॉन्ड पोलैरिटी जो होगा, ठीक है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली टू होता है बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली टू होता है बेटा आपका बॉन्ड पोलैरिटी। इज दैट क्लियर, बॉन्ड पोलैरिटी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हम एग्जांपल ले तो एग्जांपल के तौर पे फिर से HF, ठीक है, HCl, HBr, H और I, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, जाहिर सी बात है F की ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो पोलैरिटी यानी इस पे डेल्टा नेगेटिव जो होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे जो नेगेटिव होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, और इस पे जो नेगेटिव होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होगा इसका बहुत ज्यादा होगा, यानी इससे काफी ज्यादा होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ रहे हैं हम लोग, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या बोलता है कि बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जिस भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पाया जाता है वो काफी स्टेबिलिटी उस कंपाउंड को प्रदान करता है, ठीक है, उस कंपाउंड को देता है। रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब होता है पूरे मॉलिक्यूल में एक साथ, तो उसको एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक जगह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पहुंचता है,
ठीक है, और उससे उस कंपाउंड को स्टेबिलिटी आती है। रेजोनेंस होने से कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये दिमाग में डाल लेना है, ये ऑर्गेनिक में और अच्छे से अपने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, रेजोनेंस होने पे क्या होता है, कंपाउंड की एक स्टेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है, काफी बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, काफी बढ़ जाती है, और उसका बॉन्ड एनर्जी जो हो जाता है वो काफी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपाउंड्स। यदि हम कहें इन बेंजीन, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कहें यदि हम इन बेंजीन, बेंजीन तो जानते ही हैं आप, बेंजीन, ठीक है, इन बेंजीन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, ठीक है, इंक्रीजेस ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या था, बेंजीन क्या है बेटा, ये वाला, ठीक है, ये है ऐसा। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण अब रेजोनेंस हो रहा है सब जगह, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण जो है, यानी कि यहाँ जो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है उसके कारण, चूंकि सारा रेजोनेंस में है, तो इस वाले पार्ट का भी बॉन्ड एनर्जी जो है अचानक से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर में कैसा देखा गया, जो मेन हाइब्रिड है, हाइब्रिड में तो डॉटेड देखा गया है, यानी सब जगह डबल बॉन्ड का कैरेक्टर पाया गया है। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के कारण इस सिंगल वाला बॉन्ड जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसकी स्टेबिलिटी, उसका बॉन्ड एनर्जी जो है वो काफी बढ़ जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, तो वो चीज ऐसा हो रहा है। अब दो अपना बच रहा है, एक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिक्स्थ कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिक्स्थ कौन सा है आपका? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहता है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली टू, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, हम लोग पढ़े हैं कि एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी, मतलब वही बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि यदि एस कैरेक्टर किसी में ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। अब एग्जांपल की तरह यदि हम ले लें या ऐसे समझे, यदि हम sp की बात करें, ठीक है, एग्जांपल, यदि बॉन्ड एनर्जी किसी में sp और sp है, दोनों sp ओवरलैप है, ठीक है, तो उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू sp2 से, और एज कंपेयर टू sp3 एंड sp3 से। आ रहा बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस जो देखा जाएगा वो 50% देखा जाएगा। sp में कितना है, 50 है ना जी, दोनों आधा आधा है तो 50%। इसमें कितना देखा जाएगा, तो इसमें आपका 33.33% देखा जाएगा, और इसमें आपका कितना जाएगा, इसमें आपका तकरीबन 25% जो है वो एस कैरेक्टर देखा जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा उसका एक तरह से बॉन्ड एनर्जी होगा। ये बात एकदम ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के केस में। हम लास्ट जो हम लोग को देखना वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ वाला, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर ऐसा लिखते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना, बॉन्ड एनर्जी वो इनवर्सली होता है किसके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा उतना ही कम होगा उसका बॉन्ड एनर्जी। क्यों?
क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो मॉलिक एटम को एक दूसरे से दूर करेगा, और एक दूसरे से दूर करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। अब जब एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये कार्बन वाला है, ठीक है, एग्जांपल ये कार्बन, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन जैसे ही आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का हम इस तरीके से लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक लोन पेयर, ठीक है। वहीं यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, दो लोन पेयर, और उसके बाद फ्लोरीन की बात करें, तीन लोन पेयर। तो जाहिर सी बात है लोन पेयर किसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है। अब यही लोन पेयर और ये लोन पेयर में आपस में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी बहुत कम हो जाएगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में एनर्जी देने पर ही इसका जो बॉन्ड रहेगा वो बेटा टूट ही आएगा। लेकिन वही यदि हम कार्बन कार्बन के बीच में बात करें तो इनमें एक भी लोन पेयर नहीं है, और एक भी लोन पेयर नहीं है तो इनके बीच में लोन पेयर रिपल्सन नहीं देखा जाएगा, और लोन पेयर रिपल्सन नहीं होने के कारण इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा, बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो बेटा बहुत ज्यादा होगा। यानी कि ऑर्डर की यदि हम बात करें तो ये ऑर्डर आपका हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, यहाँ नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर है, जबकि ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है। तो इस तरीके से भी हम लोग बॉन्ड एनर्जी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स जो है वो आज आपका कंप्लीटली समाप्त होता है। बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीटली आज हम लोग देख लिए। हाँ, एक चीज मतलब अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देखेंगे, डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग कहते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हो सके तो पढ़ के आइएगा एटलीस्ट, ठीक। तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कौन सा है वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों होता है, क्या होता है, उसमें फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या कैलकुलेशन आप नीट वाले हैं तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं जाता है डेप्थ में। ज्योमेट्री देख करके या और सारी चीज एस्पेक्ट को देख करके हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी पोलैरिटी को, तो वो तो अगले क्लास में। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।